हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ जो आपका चैप्टर है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर के एंड में जितने ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू दिए गए हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स से। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट for a non-profit organization follows accrual concept of accounting। अब आप बच्चे तो रहे नहीं, आपने जर्नल सीखा है, ट्रायल बैलेंस सीखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, सब कुछ पढ़ा है ना। तो आपको ये तो पता है कि क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है और क्या कैश कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे वो नहीं समझाना है, बट इतना बताओ आप कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप जो चीजें रिकॉर्ड करते हो कैसे रिकॉर्ड करते हो? कैश आया पिछले साल का था, रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, कोई एडवांस में कैश दे के गया है, रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट एडवांस में कर दी तो भी रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट पिछले साल से रिलेटेड है तो भी रिकॉर्ड कर लो। यानी जो भी आया उसे रिसीट में आप रिकॉर्ड कर लेते हो और जो भी पेमेंट आपने की उसे आप पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लेते हो। यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। यानी जो आपके पास आ रहा है अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप कौन सा सिस्टम फॉलो करो, कैश या अक्रूवल? आप कैश सिस्टम फॉलो करो। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स होता है ना, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन भी शो किए जाते हैं और कैपिटल नेचर के भी ट्रांजैक्शन शो किए जाते हैं। आप कैसे से सहमत हो ये बताओ मुझे। नहीं भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक साल के लिए होता है ना, रिलेटेड टू 1 ईयर। और जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिलेटेड टू नंबर ऑफ ईयर्स, मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड होते हैं। तो जो अकाउंट सिर्फ एक साल के लिए होता है, क्या उसमें आप वो आइटम रिकॉर्ड करोगे जो कई सालों के लिए होता है या कई सालों के लिए रिलेट करता है? नहीं करोगे ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो अगेन ये क्या हो गया? फॉल्स। सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, अगला, सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब इज टू बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ एन एसेट। एक स्पोर्ट क्लब है जिसने क्या किया है, जो घास थी उसको बेचा और वो कह रहा है कि भाई हमारी एसेट है। क्या वो उसकी एसेट है? बिल्कुल भी उसकी एसेट नहीं है। ठीक है, अगेन इट्स फॉल्स, राइट? क्योंकि भाई उस घास से अगर वो उसकी फील्ड पे होती तो क्या होता? उसको क्या इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा था? उससे नहीं आ रहा था ना, तो वो सेल ऑफ एसेट नहीं। आपको पता है एसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी पहले या दूसरे चैप्टर्स में। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में कुछ लोगों से आपको सब्सक्रिप्शन क्या था? मिलना था, वो मिला नहीं। वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है, लिखा भी ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कुछ लोगों से सब्सक्रिप्शन आने थे, वो नहीं आए, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। उसको आप डिस्क्लोज करोगे अंडर फिक्स एसेट। कहां डिस्क्लोज करोगे? फिक्स एसेट साइड पे, बैलेंस शीट के। ट्रू और फॉल्स बताओ। एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल बताओ, आप सब डेटर्स जानते हो क्या होता है? डेटर्स क्या होता है? जिनसे आपको पैसा लेना होता है, राइट? क्या होता है? इनसे पैसा लेना ही तो होता है। ठीक है, पैसा लेना होता है। तो आप इनको कहां शो करते हो बैलेंस शीट में? क्या एज ए फिक्स एसेट शो करते हो बैलेंस शीट में? क्या एज ए फिक्स एसेट करते हो? आंसर इज बिग नो, नहीं करते हो। कैसे शो करते हो? आप इसको एज करंट एसेट शो करते हो, है ना? यही करते हो कि नहीं करते हो डेटर के साथ, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से डेटर हटा देती हूं और मैं यहां से लिखती हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो इनसे भी क्या करना है? पैसा लेना ही तो है ना? पैसा लेना ही तो है, लेना है ना। तो फिक्स एसेट कैसे हो गया? इट्स अ करंट एसेट। ये क्या है? करंट एसेट है। तो आप इसको बैलेंस शीट में शो तो करोगे, लेकिन कहां? अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट। अगला पॉइंट क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स डिटेल अबाउट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। भैया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है हमारे ड्यूरिंग द ईयर। ये सही है कि गलत है? आप बताओ। क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये बताता है कि हमारे कितने खर्चे बचे हुए हैं?
क्या ये बताता? नहीं, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये नहीं बताता कि हमारे कितने खर्चे बचे हुए हैं, है ना, ये कितने खर्चे हमें पे करने ना, बिल्कुल नहीं बताता। ठीक है, ये हमें सिंपली ये बताता है भैया कि हमें साल भर में इतना पैसा मिला या इतना पैसा हमारा गया। ठीक है, ये हमारे पास इतना रिसीट है ओवर पेमेंट या हमने इतनी पेमेंट कर दी ओवर रिसीट, हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है। दोनों चीजें हो सकते हैं, हमारी रिसीट भी हो सकती है ओवर पेमेंट या हमारी पेमेंट्स भी ओवर रिसीट हो सकती हैं, राइट। तो भाई ये हमें एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं बताता, ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भैया ये पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने एक्सपेंसेस किए हैं, राइट। तो ये क्या है, अगेन इट्स फॉल्स। सिक्स्थ क्या है, एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, उसको आप एडजस्ट करते हो फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ ओनली इन वन प्लेस। अगर आपको मैं कोई एडजस्टमेंट दे दूं एनपीओ की, तो आप उसको एक ही जगह एडजस्ट करोगे, एक ही प्लेस पे एडजस्ट करोगे फाइनल अकाउंट में। ट्रू और फॉल्स? पहले एक चीज तो मुझे इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में देने से पहले आप ये बताओ कि जो एनपीओ होता है, जो एनपीओ होता है वो क्या फॉलो करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? आप सबको पता है वो कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री। डबल एंट्री फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो भाई अगर वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है और मैंने आपको एक भी एडजस्टमेंट दे दी, तो उसके लिए आपको चेंजेस कितने प्लेस पे करने पड़ेंगे, दो प्लेस पे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ना। ठीक है ना, क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। तो भैया अगर एनपीओ में आपको एक एडजस्टमेंट दी है तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय आप दो जगह एडजस्टमेंट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एनपीओ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, राइट। तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चलिए सेवेंथ है, टूर्नामेंट एक्सपेंस इंकर्ड आर मोर देन टूर्नामेंट फंड। ठीक है, then excess ought to be shown as an asset in the closing balance sheet। ठीक है, आपके पास एक फंड था, ये कह रहा है कि आपके पास मान लो एक टूर्नामेंट फंड था, वो था 1,00,000 रुपए, राइट। और आपने क्या किया, उस टूर्नामेंट फंड में जो खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए, वो मान लो आपने कर दिए 1,05,000 रुपए के, राइट। तो अब ये जो एक्सेस आपने खर्चा किया 5,000 रुपए का, इसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे, इसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे। ये बताओ ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है? भाई अगर मेरी इनकम से ज्यादा खर्चे हैं तो बेसिकली वो क्या है, लॉस है ना। इनकम से ज्यादा मेरे पास किसी चीज का पर्टिकुलर फंड है, उससे ज्यादा मैंने खर्चा कर दिया, तो बेसिकली दिस इज द लॉस। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहां लेके जाते हैं, इसको हम लेके जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ना कि बैलेंस शीट में। ठीक है, कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। अगला, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट, इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। भाई आप एक एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, ठीक है, कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर करके एक अकाउंट बनाते हो, जिसमें आप क्या करते हो, इधर सारी इनकम लिखते हो, राइट, और इधर सारे एक्सपेंडिचर लिखते हो, राइट। अब क्या हुआ, आपकी इनकम ज्यादा आ गई, तो यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे आप इसको दिखाओगे एज ए टू प्रॉफिट। एक बात बताओ, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त जो इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है उसको आप एज अ प्रॉफिट शो करते हो? नाम ही है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए तो है ही नहीं। तो ये प्रॉफिट वर्ड कैसे यूज करोगे, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं होता। हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं सरप्लस। क्या यूज करते हैं, सरप्लस। भैया कभी भी एनपीओ में प्रॉफिट वर्ड जैसा प्रॉफिट यूज ही नहीं होता, राइट। अगला, सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। जो सरप्लस है वो मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देखो एनपीओ कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती, ये आप जानते हो।
तो उसका जो प्रॉफिट भी होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। या एनपीओ जिस पर्पस के लिए बनी है, अगर एनपीओ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनी है तो उसका जो सरप्लस है वो एजुकेशन पर्पस के लिए लगा दिया जाएगा। गरीबों की मदद के लिए तो वो सरप्लस भी गरीबों की मदद करने के लिए लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिट कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं अपने फंड में। किसमें क्रेडिट कर देते हैं, जनरल फंड में, ताकि वो किसके लिए यूज होगा, आगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए हम उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम जनरल फंड में क्रेडिट कर देते हैं। 10th, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ट्रू है भाई, जब आप हर चीज के अलग अलग फंड बना रहे हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हो। तो अगेन या इट्स ट्रू। हमने 10th पॉइंट पे आ गए, तब हमें जाके एक ट्रू स्टेटमेंट मिला है। आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन फी रिफर्स टू द वन टाइम फी पेड बाय मेंबर्स टू गेट एडमिशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लब। मैंने अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में आपको बताया था। अब बताओ, क्या सब्सक्रिप्शन फी वन टाइम फी होती है, क्या हर साल देनी होती है? सब्सक्रिप्शन फी आपको हर साल देनी होती है। आप सबने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, क्या एक बार देते हो? देते हो? नहीं देते ना, हर बार देते हो। देखो स्कूल में दो तरह की फी होती है ना। एक तो होती है एडमिशन फी, जो आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो तब देते हो, राइट। और एक एजुकेशन फीस के नाम से लिया जाता है, या किसके नाम से लिया जाता है याद नहीं आ रहा। एक फीस होती है जो आप हर साल देते हो ना, मंथली बेसिस पे। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, वही फीस है, वन टाइम नहीं है, हर साल देना पड़ता है। अगर आप ईयरली रिन्यू कराओगे तो आपको हर साल देना पड़ता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फी कब देनी होती है, सब्सक्रिप्शन फी आप देते हो एनुअली, ठीक है। अगला पॉइंट है, टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन। कोई टोकन पेमेंट किया आपने पर्सन को, हु वॉलेंटरी अंडरटेक सर्विस which would normally be paid in case of profitable organization is termed as honorarium। सुना है कभी कुछ ऐसा? बिल्कुल सुना होगा। देखो क्या होता है, कभी कभी आप किसी एनपीओ में जाते हो, किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या एनपीओ वाले आपको खुद बुलाते हैं किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई लेक्चर देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपको सम्मान में ना कुछ अमाउंट देते हैं, टोकन ऑफ मनी देते हैं ना, टोकन पेमेंट करते हैं। तो वो टोकन इन फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ काइंड हो सकता है, कुछ सामान भी। तो ऐसा जो आपको दिया जाता है वो ऑनरेरियम कहलाता है। यस इट्स ट्रू। अगला कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ एनपीओ। आप एक बात बताओ, इंश्योरेंस एनपीओ है? नहीं है। इंश्योरेंस का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव ना होता ना इंश्योरेंस का, तो बड़ी आसानी से क्लेम सेटल हो रहे होते हैं क्या क्लेम सेटल आसानी से? कभी नहीं होते ना, बहुत मुश्किलें आती हैं। इंश्योरेंस कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, वो एनपीओज नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि वो एनपीओज हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी which is to be capitalized shall be disclosed in the income of and expenditure account। भाई आप खुद ही कह रहे हो कि एंट्रेंस फी का कुछ अमाउंट आप कैपिटलाइज करोगे, और सीधी बात, कोई चीज कैपिटलाइज हो गई तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दुश्मन हो गई। क्या हो गई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दुश्मन हो गई। तो उसको आप कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करोगे, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कहां करोगे इसको? आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। किस में दिखाओगे? बैलेंस शीट में दिखाओगे। 15 पॉइंट क्या है, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के तो खर्चे और इनकम दिखाई जाती है, साथ में प्रीवियस ईयर की भी दिखाई जाती है। ये कहना चाह रहा है, बोथ इनकम हो या खर्चे हो, चाहे वो करंट ईयर के हो या पिछले साल के हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रू और फॉल्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूअल कॉन्सेप्ट पर बनता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ही चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एनपीओ के चैप्टर में ना, इस चैप्टर में एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, दो अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है, ये बनता है कैश सिस्टम पर,
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है अक्रूवल सिस्टम पर, ये याद रखना, ठीक है। 16 क्या कहता है, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन इज टर्म्ड एज लेगेसी। देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, कोई व्यक्ति मरने वाला था, ठीक है, कोई व्यक्ति था, मर गया या मरने से पहले उसने अपनी एक विल बनाई और कहा कि भाई मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो किस में जाएगी, ट्रस्ट में जाएगी, या उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दी। तो ऐसी कोई डोनेशन जब आप उसको मिलती है तो हम उसको लेगेसी बोलते हैं, या इट्स ट्रू। 17, एक एनपीओ है जो सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसकी सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी है, वो कुछ सामान बनाकर बेचता है, किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ट्रेडिंग अकाउंट से उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ट्रू, बिल्कुल उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई वो उसकी इनकम है, आप उसको ट्रांसफर करोगे, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अर्निंग एवेन्यूज। भाई एनपीओ का मोटिव होता है कि मान लो वो किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी में है तो अपना ध्यान उस ट्रेडिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। इट्स ट्रू नहीं, क्योंकि एनपीओ का मोटिव ही होता है क्या करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला है, ऑल द रिसीट आर द रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ एन। जितनी भी रिसीट होती हैं वो रेवेन्यू नेचर की होती हैं। ट्रू और फॉल्स, इट्स फॉल्स। क्यों फॉल्स है, मान लो एक बात बताओ आपको एंट्रेंस फी मिली, ठीक है, और उसमें यह कहा गया कि इस एंट्रेंस फीस में से 50% कैपिटलाइज कर देना है। तो ये जो 50% कैपिटलाइज होगा, ऑल्दो ये रिसीट है, ये एंट्रेंस फी रिसीट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है ना, ये रिसीट तो है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसका 50% कैपिटलाइज कर देना। लेकिन इसका जो 50% कैपिटलाइज हो गया, मान लो 10,000 आई थी एंट्रेंस फी और इसका 50% जो कैपिटलाइज हो गया 5,000, वो कहां जाएगा, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। रिमेनिंग 5,000 जो रिमेनिंग 5,000 बचेगा वो कहां जाएगा, है ना, रिमेनिंग 5,000 आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये फॉल्स है। देयर इज ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किसने देखा है, किसी ने देखा है, नहीं देखा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक ही ईयर के लिए बनाया जाता है, अगले साल कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसके साथ हमने इसके 20 ट्रू एंड फॉल्स कर लिए विथ रीजन। ओके, चलो आगे आओ, एमसीक्यू भी इसके कर लेते हैं, ज्यादा एमसीक्यूज है नहीं इसमें, 6 ही एमसीक्यूज हैं। देखो पहला क्या कहता है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट out of specific fund provided by government will be debited to income and expenditure account, receipt and payment account and funds granted for scholarship account। भैया स्कॉलरशिप दिया आपने स्टूडेंट को, उसके लिए फंड आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। तो जब फंड आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था तो आप जो स्कॉलरशिप डेबिट करोगे, ठीक है, तो किसमें से डेबिट करोगे पेमेंट की हुई को, जो फंड आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था। ऑप्शन सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा नहीं, तो फंड ग्रांटेड फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट। इन केस ऑफ एनपीओ, एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लायबिलिटी, भैया आपके असेट्स ज्यादा हैं लायबिलिटी से, इसको आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट, सरप्लस या कैपिटल फंड। प्रॉफिट होता है जब आपको आपके सेल एंड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, और अगर असेट आपके लायबिलिटी से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल फंड कहलाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल असेट, है ना। तो असेट और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं इसको चेंज करूं तो कैपिटल इक्वल क्या हो जाएगा, असेट माइनस लायबिलिटी। तो असेट लायबिलिटी से जितनी ज्यादा है वो क्या है, कैपिटल। जनरल डोनेशन एंड लीगेसी क्रेडिटेड टू, आपको कोई जनरल डोनेशन मिला, ठीक है, या लीगेसी मिली, उसको आप कहां क्रेडिट करते हो, रिसीट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या कैपिटल फंड में, या कैपिटल फंड में। इसको आप क्रेडिट करते हो किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। कहां क्रेडिट करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगला, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड,
आपको इंटरेस्ट मिला है अपने प्राइस फंड पे, कहाँ क्रेडिट करोगे भाई? आपको अगर प्राइज मनी मिलनी थी मान लो 10,000 रुपए, गवर्नमेंट ने कहा या किसी ने कहा कि अगर लेट हो गया तो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा इस पे 10% से, तो अल्टीमेटली उसे आप कहाँ ऐड करोगे? ना तो वो आपकी इनकम बनेगी किसी की, ना कुछ बनेगी, वो कहाँ ऐड हो जाएगी? प्राइज मनी में ही ऐड कर दी जाएगी। कोई स्पेशल ऐड मिल रहा है किसी तरह की, आपको विशेष सहायता मिल रही है, तो क्या हो सकती है? ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट एंड बोथ ए एंड सी। भाई बोथ ए एंड सी, क्योंकि जो हमें स्पेशल सहायता मिल रही है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, वो कैपिटल भी हो सकती है और वो रेवेन्यू भी हो सकती है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ देयर एग्जिस्ट स्पेसिफिक स्पोर्ट फंड एंड एक्सपेंस incurred in relation to स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल बी टेकन टू स्पोर्ट्स फंड। भाई कोई स्पेसिफिक फंड है और उसके लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो उसी फंड में डेबिट किए जाएंगे, राइट? उसी फंड में डेबिट किए जाएंगे। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज्यादा दम नहीं था, ऑल्दो हमने कंप्लीट कर लिया। ट्रू एंड फॉल्स को हमने सारे एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया। इसके साथ इसके ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू हो गए कवर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वन मोर थिंग, अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। थैंक यू।